आज चर्चा का विषय है 1857 की क्रांति कि कैसे मात्र 2 युद्धों ने इस देश की परिस्थितियों को बदल दिया। किसानों की इस बर्बादी के साथ साथ बर्बाद हो गए इस देश के उद्योग भी। लॉर्ड डलहौजी से लेके लॉर्ड एलनबरो तक कोई कह दे रहा है कि इनके सिक्कों से नाम हटाओ, कोई कह दे रहा है कि इनके नवाबी का पद हटाओ। ऐसा लगने लगा था कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ये मिथ्या साबित हुई उनके साथ। फिर आप रोड पर जा रहे हैं, आपके 2 कोड़े मार दिए। नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे और कब बेतृषभ में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है 1857 की क्रांति कि कैसे मात्र 100 वर्षों 1757 से लेकर 1857 तक इस देश के किसान, मजदूर, राजा, नवाब से लेकर ज़मींदार तक प्रत्येक व्यक्ति इतना मजलूम और मजबूर हो गया कि अंग्रेजी सत्ता के सामने अपने घुटने टेक दिए। कैसे धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता ने इस देश पर इतना बड़ा विस्तार कर लिया कि अंग्रेजी सत्ता वह इस देश के वंचित से शोषित वर्ग तक के व्यक्ति को सताने में सक्षमता महसूस कर रही थी। आज की चर्चा का विषय है कि कैसे मात्र 2 युद्धों ने इस देश की परिस्थितियों को बदल दिया और इस देश के लोगों को एक ऐसी बर्बरता में झोंक दिया जिसके कारण उन चिनगारियों ने 1857 तक एक सैलाब का रूप धारण कर लिया। हम इस क्रम में धीरे धीरे समझेंगे कि इस क्रम में कौन कौन शामिल थे और इसमें आपको भी अपना नज़रिया बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहासकारों ने अपने बहुत सारे नज़रिए दिए हैं। किसी ने इसको सैनिक विद्रोह कहा, तो किसी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो किसी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी कहा। आप इस पूरी कहानी को समझकर अपना नज़रिया स्वयं बनाएंगे। दोस्तों, हम प्रथम क्रम में किसान को लेकर चलते हैं कि किसान कैसे इस क्रांति में शामिल होता चला गया। उस वक्त के ज़माने में जब किसान खेती कर रहा होता था तो राजा और नवाबों को भी वो कर देता था, लेकिन राजा और नवाबों के कर लेने की प्रक्रिया और अंग्रेज़ों की प्रक्रिया में ज़मीन आसमान का फर्क था। आप मोटा मोटा यहाँ से समझ लीजिए कि यदि आपने अंग्रेज़ों के समय 100 रुपये कमाए तो 100 में से लगभग आपको 75 रुपये अंग्रेज़ों को भुगतान के रूप में देने पड़ेंगे, जिसे कर कहा गया। इन करों की बहुत सारी व्यवस्थाएं थीं, जैसे भू राजस्व व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महालबाड़ी व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं ने किसान को लगभग पूर्ण रूप से चूस लिया था। किसान लगभग नस्तो नाबूद हो चुका था। अब बचे 25 रुपये से अगले वर्ष जब किसान अपनी खेती करता था तो उसके पास इतना मूल्य नहीं रहता था कि वो अपनी पूरी खेती कर सके, जिस कारण वो जमींदारों के पास जाता था और कुछ पैसे उधार ले लेता था। अब इस प्रक्रिया को समझिए, जैसे ही वो पैसे उधार लेता है तो अगले साल वो पैसा उस जमींदार को नहीं चुका पाता है, क्योंकि 75 रुपये तो उसे अंग्रेज को देने ही देने होते हैं। और धीरे धीरे इस प्रक्रिया में वो जमींदार के पास इतना कर्ज ले चुका होता है कि उसके पास मात्र अपनी खेती को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। इसका फ़ायदा जमींदार उठाते हैं और उसकी खेती ले लेते हैं। अब वो अपनी आजीविका कैसे चलाए, वो जीवन कैसे जिए, भोजन कैसे करे, इस कारण उसे दास प्रथा की जकड़ में आना पड़ता था और वो दास हो जाता था। ये दास प्रथा धीरे 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 इतनी बढ़ती चली गई, इतना विशाल रूप ले लिया इसने कि जिसके कारण न जाने कितने किसान लाखों की तादाद में आत्महत्या करने लगे। लाखों की तादाद में किसान बर्बाद हो गए। किसानों की इस बर्बादी के साथ साथ बर्बाद हो गए इस देश के उद्योग भी, क्योंकि उस वक्त ना तो किसानों को ये आज़ादी मिलती थी कि वो पूरी फसल अपने मन की कर सकें, क्योंकि उस वक्त कई प्रथाएं चल रही होती थी, जिसमें एक प्रथा ऐसी थी कि आपको अपने खेती के एक निश्चित टुकड़े पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी, जबरन करनी पड़ेगी, आपका मन हो या ना हो। इस तरीके से उद्योगों में भी अंग्रेज़ों की विभिन्न व्यवस्थाएं थी। जैसे यदि अंग्रेज के यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ व्यापार करता है तो उसे मात्र 3-4% टैक्स देना पड़ता था, और यदि भारत का कोई व्यक्ति भारत में ही व्यापार करता है तो उसे 90% तक का कर भुगतान करना पड़ता था, जिसके कारण इस देश के उद्योग बर्बाद हो गए। और उद्योग बर्बाद होने से व्यापारी भी अंग्रेज़ों से लगभग रुष्ट थे और इस क्रांति में हिस्सा लेते हैं, इस क्रांति को और बड़ा बनाते हैं। अंग्रेज़ों के साथ साथ ही यदि आप देखें तो उस वक्त के कलाकार भी इस क्रांति में शामिल हुए। उसका केवल और केवल कारण यह था कि जब राजा और नवाबों का समय था ना,
तो वहाँ क्या होता था कि जब कोई राजा, कोई कार्यक्रम हो रहा है राजा के यहाँ, तो वो अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नृत्य करवाता था, गायन करवाता था। इन सबसे क्या है कि उस वक्त के नृत्य और कलाकारों का जीवन यापन होता था। लेकिन अंग्रेज़ों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्हें इन सबसे कोई भी मतलब नहीं था। उनका सीधा और सीधा उद्देश्य ये था कि आपसे हम कैसे पैसा लूटें और अपने देश में ले जाएं। ये जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, इसने उस वक्त के कलाकारों को बर्बाद कर दिया। अब यदि हम कलाकारों से थोड़ा और ऊपर उठें, ज़मींदारों पर चलें, ज़मींदारों को कैसे बर्बाद किया? ज़मींदारों की बर्बादी का कारण लेके आया लॉर्ड डलहौजी। हालांकि आप ये समझिए कि ज़मींदारों ने, पूरे ज़मींदार जो थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। उसका कारण ये था कि अंग्रेज़ों की जो किसानों वाली व्यवस्था थी, उसमें ज़मींदारों को ही फ़ायदा हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेज़ सीधे किसान से कर नहीं लिया करते थे, वो ज़मींदारों के थ्रू किसान से कर लिया करते थे। इसका यह कारण था कि यदि कभी विद्रोह होता भी है तो किसानों का जो विद्रोह और गुस्सा है वो ज़मींदार को झेलना पड़े, ना कि सीधे सीधे अंग्रेज़ी सत्ता को। लेकिन यहाँ बम्बई के ज़मींदार इस क्रांति में शामिल थे, क्योंकि बम्बई के 20,000 ज़मींदारों की जो ज़मीन थी वो डलहौजी की हड़प नीति के सिद्धांत में आ गई थी, और उनकी जो ज़मीन थी वो डलहौजी ने हड़प कर ली थी, तो वो इस क्रांति में शामिल हो गए थे। राजाओं और नवाबों को इस क्रांति में क्यों शामिल होना पड़ा? यदि आप उस वक्त की उस 100 साल के क्रम को देखें तो उस वक्त मुग़ल सत्ता सबसे कमज़ोर दौर में चल रही थी। उस वक्त जो मुग़ल शासक था बहादुर शाह ज़फ़र, उसका सम्मान तो छोड़ ही दो, कोई इज्जत तक नहीं कर रहा था। लॉर्ड डलहौजी से लेके लॉर्ड एलनबरो तक कोई कह दे रहा है कि इनके सिक्कों से नाम हटाओ, कोई कह दे रहा है कि इनके नवाबी का पद हटाओ, तो किसी ने जो वो लोगों को दान दिया करते थे, चिल्लड़ बांटा करते थे, उसको समाप्त करवा दिया। ये व्यवस्थाएं जो हैं धीरे धीरे कर नवाब और नवाब की सेना, जो उस वक्त तक कुछ तो थी, उनमें विद्रोह पैदा कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उस वक्त लोग संघर्ष नहीं कर रहे थे। यदि आप पहले के मराठाओं के 2 युद्ध उठा लें, पहले के 2 मैसूर के युद्ध उठा लें, प्रथम और द्वितीय, तो वहाँ नवाबों और राजाओं का संघर्ष दिखता है। जबकि यदि आप प्रथम मैसूर युद्ध उठाकर देखेंगे तो बता रहे हैं मैसूर अली खान ने दौड़ा दौड़ा कर अंग्रेज़ों को भगाया, मद्रास तक चले गए, लगभग नस्त नाबूद कर दिया अंग्रेज़ों को। ऐसा लगने लगा था कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ये मिथ्या साबित हुई। मैसूर के युद्ध में अंग्रेज बिल्कुल ज़मीन पर थे, लेकिन नवाबों और राजाओं का, जो भारतीय राजा और नवाब थे, इनका समन्वय नहीं बन पाया कभी, और ये समन्वय न बन पाना ही इन 100 सालों में इनके नस्तो नाबूद होने का, इनके बर्बाद होने का एक प्रमुख कारण रहा। अब जब ये बर्बाद हो ही चुके थे, इनकी सेनाएं कमज़ोर हो चुकी थी, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने फिर इन्हें विभिन्न प्रकार की नीतियों में फंसाया। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली आया, वो सहायक संधि लेके आया। उसका सीधा फंडा ये था कि उसने आपको एक निमंत्रण भेज दिया, या तो आप वो निमंत्रण उसका एक्सेप्ट कर लीजिए, यदि आप वो निमंत्रण एक्सेप्ट नहीं करते तो भाई आप उससे युद्ध लड़िए। अब उसमें था क्या? उसमें केवल और केवल ये था कि अब आपकी जो राज्य है, आपके राज्य की जो विदेश नीति है, यानी कि आपके राज्य से कौन युद्ध लड़ेगा, किससे आपका राज्य युद्ध लड़ेगा, इन सब बातों की जो है देखभाली वो हम करेंगे, यानी हम अंग्रेज करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमसे युद्ध लड़ो। अब जो छोटी छोटी रियासतें थीं, जैसे हैदराबाद के निज़ाम हुए, जोधपुर हुआ, और विभिन्न प्रकार की रियासतें थी, उन्होंने ये तुरंत ही स्वीकार कर लिया, बिना ही संघर्ष किए। उन्हें करना पड़ता, वरना वो रौंद दिए जाते। इस तरीके से राजा और नवाबों का विद्रोह भी इस क्रांति में शामिल था। पेशवाओं का ले लीजिए तो पेशवा जो उस वक्त थे, सबसे आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके जो पुत्र थे धोंदू पंत, जिन्हें बाद में नाना साहब कहा गया, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत आ गए। उन्हें पेंशन नहीं दे रहे थे ये लोग। उनका कहना था कि भाई जब वो बाजीराव द्वितीय को पेंशन दी गई है तो हमको भी पेंशन दीजिए। अब ये उन्हें पेंशन नहीं दे रहे थे। तो ये सब जो विभिन्न कारण थे, ये सारे कारण मिलकर इस क्रांति को विशाल बनाते हैं। इस क्रांति में कोई एक तबका कभी भी शामिल नहीं था, इस क्रांति में विभिन्न तबके शामिल थे। अब यदि आप सोशलाइज कर लीजिए प्रत्येक चीज़ों को, तो यहाँ भी अंग्रेज़ों ने विभिन्न प्रकार की बर्बरता लोगों के साथ करी। आप रोड पर जा रहे हैं, आपके 2 कोड़े मार दिए, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। आप यहाँ तो स्वयं इस युग के युग पुरुष राजीव दीक्षित को सुनिए कि उन्होंने हमारे देश की महिलाओं के साथ क्या क्या किया। खून खोल उठता है जब आप ये पढ़ते हैं, आप ये सुनते हैं, आप ये समझते हैं। अब ये आपको तय करना है यहाँ कि आप इस पूरी क्रांति को
क्या मानते हैं। यदि आप इस देश के इतिहासकारों की कहें तो इस देश के इतिहासकारों में वीडी सावरकर को उठा लीजिए, उन्होंने ये कह दिया कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी आंदोलन है। इसका अर्थ यह है कि यही वो आंदोलन था, यही वो क्रांति थी जिसने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो धीरे धीरे इतना विशाल रूप कर गई कि 1947 तक भी उसकी ज्वाला रही, 1947 तक इसकी धमक जिंदा रही। और अब ये धमक दिखती थी, चंद्रशेखर आज़ाद में दिखी, भगत सिंह में दिखी, सुभाष चंद्र बोस में दिखी, और उसी का कारण आज हमारी आज़ादी है। आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, उसी का कारण है। इसे विभिन्न इतिहासकारों ने और भी बहुत कुछ कहा। आप आरसी मजूमदार को उठा लीजिए, वो कहते हैं कि ये ना तो कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, ना राष्ट्रीय आंदोलन था। उनका कहना था ये कोई विशेष कुछ नहीं था। आप किसी भी अंग्रेज़ी राइटर को उठा लीजिए, हर अंग्रेज़ी राइटर इसे लगभग यही बताता रहा कि ये सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले को उठा लीजिए, आप सर जॉन शोर को उठा लीजिए, बल्कि भारतीय राइटर आप दुर्गा दास को उठा लीजिए, ये सैनिक विद्रोह केवल इसे इसलिए कह रहे थे कि उससे अंग्रेज़ी सत्ता के स्वाभिमान का नुकसान ना हो, और ये लोग ये बताते रहें कि अंग्रेज़ी सत्ता हम लोगों पर भारी थी, हम लोगों ने ये क्रांति कोई इतनी बड़ी क्रांति नहीं की जिससे कि अंग्रेज़ी सत्ता हिल जाए। लेकिन यदि आप वीडी सावरकर की किताब को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि अंग्रेज़ी सत्ता लगभग इससे छिन्न भिन्न हो गई थी, और ऐसा हुआ भी था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों उसके बाद ही 1858 में विक्टोरिया का एक पूरा घोषणा पत्र आ जाता और उसमें विभिन्न प्रकार के लालच भारतीय लोगों को दे दिए जाते। इससे ये दिखता था कि हमने अंग्रेज़ी सत्ता की लगभग वाट लगा दी थी। अब आप ये तय करिए कि आप कैसे इस क्रांति को देखते हैं। यहाँ आपका नज़रिया ज़रूरी है कि आप इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इतिहासकार बहुत कुछ कह गए हैं। आप टेलर और आउटरम को उठा लीजिए, वो कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। रीच कहता है कि ये सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। आप इसे क्या कहते हैं, आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, मैं तो इस क्रांति को अत्याचार के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ का उठना कहूँगा जिसने अंग्रेजी सत्ता को पूर्ण रूप से हिला दिया था। आप इसे क्या कहेंगे, कमेंट करके बताएं। आने वाले वीडियोस में हम इस क्रांति के तात्कालिक कारणों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये क्रांति कैसे संपूर्ण देश में फैल गई और कैसे हुआ इसका नेतृत्व। मैं आपके सुझावों को पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ, इसलिए आप अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।